नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास की तरह हम आपको ये याद दिला देना चाहते हैं कि हम इस सीरीज में आपको एथिक्स की पूरी फ्री क्लासेस अपने YouTube चैनल पे देने वाले हैं। उसके साथ ही हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे, ठीक है, और यूनिट 3 के अंतर्गत आज हम दो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। पहला, प्रशासन में नैतिकता, नैतिकता के अंतर्गत सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। उसके बाद नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो सत्यनिष्ठा वाला टॉपिक है, ये हमारे क्लास 4 में हमने अच्छे तरीके से इसको कवर अप किया है, इसलिए आप वहां जाकर सत्यनिष्ठा को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के बारे में, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हम एमपीपीएससी ने जो 4th पेपर का सिलेबस दे रखा था, उसी को ध्यान में रखते हुए हम हर टॉपिक को उठाते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए और इनसे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सीरीज कराएंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं उत्तरदायित्व से संबंधित। सबसे पहले जब उत्तरदायित्व के बारे में आप पढ़िए तो उत्तरदायित्व में दो शब्द हमारे सामने आते हैं। एक उत्तर शब्द आता है और दूसरा शब्द आता है दायित्व, ठीक है ना। उत्तर का सामान्य शब्दों में क्या मतलब होता है? उत्तर का सामान्य शब्दों में ये मतलब होता है कि जो सामने वाला पूछ रहा है उसका जवाब जो आप देते हैं वो उत्तर कहलाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार लोक प्रशासन हो या शासन हो, दोनों किसके लिए बनी हुई है? जनता के लिए बनी हुई है। और जब जनता आपसे किसी के बारे में पूछे, कोई प्रश्न पूछे, तो किसका कर्तव्य हो जाता है? एक लोक प्रशासक का और एक शासक का, जिसे हम शासन में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। इसी तरह जब राज्य की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित ये जो पूरी प्रणाली होती है, जो पूरा संगठन होता है, वो शासन होता है। और लोक प्रशासन क्या होता है? जो प्रशासन क्या होता है? जो शासन करने के लिए जो मदद करता है, ठीक है ना। तो किसी प्रश्न या कार्य का जवाब देना, जनता से कल्याण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और जनता के प्रति सीधे जो उत्तरदायी होते हैं, जैसे मंत्री, ठीक है ना, ये उत्तर हो गया। और दायित्व क्या होता है? अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होती है, उसके अंतर्गत जनता कल्याण से संबंधित कार्य करना होता है, ये दायित्व होता है। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे सिविल सेवक। अब सिविल सेवक डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो किसे? अपने डिपार्टमेंट के मंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। तो दोनों शब्दों से स्पष्ट हो गया कि उत्तरदायित्व क्या कहलाता है, ठीक है। उत्तर जो आप इस रूप में प्रतिबद्ध हैं, जो जनता आपसे पूछेगी आप उसका उत्तर दोगे, ठीक है, ये उत्तरदायित्व कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तरदायित्व के अर्थ की। सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो जैसे हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो ये बुनियादी सिद्धांत है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ऐसा नहीं है, जनता को ही हमारे संविधान ने राजा बनाया है इस देश का, ठीक है ना। तो जो शासक हो या प्रशासक हो आज के समय में, ठीक है ना, वो सब जनता के सेवक हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जी के मुंह के माध्यम से कई बार आपने सुना होगा, अब यहां पर जब उत्तरदायित्व का अर्थ समझने की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जैसे हमारे भारत देश में है, तो देखा जाए तो जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्तियां हैं, उस पर यह बाध्यता का होना कि वह अपने कृत्यों को संतोषजनक व्याख्या कर सके कि नहीं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जनता यदि आपसे पूछे, आप शासक के रूप में बैठे हुए हो या प्रशासक के रूप में बैठे हुए हो, यदि जनता ने आपसे पूछा कि आपने हमारे लिए क्या किया है और किस तरीके से आप हमारे लिए काम कर रहे हो, तो ये आपका उत्तरदायित्व हो जाता है। यहां पर यही पूछा गया है कि उस पर यह बाध्यता का होना कि वह अपने कृत्यों को संतोषजनक व्याख्या कर पा रहे हैं कि नहीं। जनता को संतोष होना चाहिए कि आप सही बोल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे इसी पर
प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लीजिए। यदि जनता ने आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, यह योजना किस किस जिले पे लागू है, ये तो बहुत साधारण क्वेश्चंस हो गए, लेकिन जनता यदि आपसे पूछती है तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप इसका जवाब दें। ठीक है, इसके बाद इसकी जो अवधारणा होती है, यहां पर शासक का मतलब शासन से है। ठीक है, शासक और प्रशासन ने संसाधनों का किस तरह और किस सीमा तक उपयोग किया है, दोनों चीजों को बताना उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। इसके बारे में प्रश्नों का स्पष्टीकरण करना और उसका उत्तर देना, यह भी इसके अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य, उत्तरदायित्व शासक और प्रशासक के व्यवहार पर एक बल के रूप में कार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशिष्ट नीतियों और निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन हो। तो उत्तरदायित्व का सीधा सा मतलब यही होता है कि ये आपकी प्रतिबद्धता है कि जनता जो आपसे चाहे वो आप उसको मुहैया कराएं, और वहां तक मुहैया कराएं जहां तक जनता आपसे संतोष हो। ठीक है, चलिए, सेटिस्फाई जनता को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किसी भी शासकीय प्रशासक द्वारा किए जाने वाले उत्तरदायित्व में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो जब वो उत्तरदायित्व के लिए हो तो संविधान एवं कानूनों से सुसंगत होना चाहिए, उसे नैतिक संहिता और आचार संहिता के आचरण संहिता के अनुरूप होनी चाहिए, भेदभावहीनता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि जब आप उत्तरदायित्व के रूप में उत्तर दें तो यह पता होना चाहिए लोगों को कि भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो, किसी एक जाति या एक धर्म को आप विशेष महत्व नहीं दे सकते हो। पारदर्शिता की अधिकता होनी चाहिए, मतलब आप जो कर रहे हो, 1 रुपए भी यदि उससे संबंधित योजना से संबंधित आप खर्च कर रहे हो तो उसका हिसाब भी जनता को आपका देना उत्तरदायित्व बनता है। तार्किकता और स्पष्टता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, जनता कोई क्वेश्चन पूछ रही है आपसे और आप उसमें घोल मोल जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल स्पष्टता से आपको बोलने चाहिए कि ये खर्चा यहां पर हुआ है और हमने यहां पर इतना खर्चा किया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत हो रही है। शासन या प्रशासन में उत्तरदायित्व की आवश्यकता क्यों होती है? आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि उत्तरदायित्व जैसा एक नियम रखा गया शासन और प्रशासन को चलाने के लिए? तो एक नजर में देख लेते हैं, जन कल्याण से संबंधित कार्य करने हेतु, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार ना हो। जैसे ग्राम पंचायतों में जो पैसे आते हैं, ठीक है, या प्रधानमंत्री आवास योजना की जैसे हमने अभी चर्चा करी, तो ये काम बिना भ्रष्टाचार के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है? यदि उत्तरदायित्व बांध दिया जाए कि आप जो काम करिए उसके बारे में सारी जानकारी जनता को प्रदान करिए। ठीक है, उसके बाद आदेश का पालन और क्रियान्वयन, आप आदेश का पालन किस हिसाब से कर रहे हैं, योजनाओं को किस लिए किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप किसी धर्म विशेष के लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, जबकि हमारा भारत देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद प्राप्त सत्ता के अनुरूप पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने हेतु आपको जो अधिकार दिए गए हैं लिखित रूप से कि आपके पास ये अधिकार है, उन अधिकारों के अंतर्गत ही आप काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन अधिकारों से बाहर जाकर कोई काम कर रहे हैं, तो ये चीज याद रखनी है। नैतिक व्यवस्था का शासन प्रशासन में समायोजन होना चाहिए। नैतिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। नैतिकता इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस आदमी की सहायता करनी और कौन सी योजना किस आदमी को पहुंचानी चाहिए। दिए गए कार्य का कुशल निर्वहन करने हेतु यह आवश्यक होता है उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व के बाद हम बढ़ते हैं जवाबदेहिता की ओर। जवाबदेहिता से आशय क्या होता है? कार्यों एवं अधिकारों के उपयोग का लेखा जोखा अपने से उच्च स्तर के अधिकारियों की देने की जो विधिक जिम्मेदारी होती है, वो यहां पर क्या हो गया? विधिक जिम्मेदारी हो गई। ठीक है ना, मतलब विधिक रूप से लिखा होता है, कागजी रूप से कागजी तौर पर लिखा होता है कि इसके ऊपर ये अधिकारी बैठा है तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसको देनी होगी, फिर उसके ऊपर वो अधिकारी बैठा है तो उसके ऊपर वो अधिकारी बैठा है। ठीक है ना, तो ये जो लिखित रूप से जो विधिक होती है, यहाँ का कीवर्ड क्या है? विधिक जिम्मेदारी होती है, वो जवाबदेहिता के अंतर्गत होती है। जवाबदेहिता शासन प्रशासन के व्यक्तियों, कर्मचारियों, अधिकारियों के दायित्वों को कानूनी स्वरूप में सुनिश्चित करती है। ठीक है, मतलब उत्तरदायित्व कुछ इस तरह से लिखा हुआ चीज नहीं है, लेकिन जो जवाबदेहिता होती है ये फिक्स होती है कि किस अधिकारी को किसे जवाब देना है। ठीक है ना, ये जवाबदेहिता कहलाती है।
उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में अंतर क्या होता है। तो उत्तर, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उत्तरदायित्व का स्रोत सत्ता होती है, ठीक है, मैंने बताया आपको शासन होती है, और जवाबदेहिता का स्रोत उत्तरदायित्व होता है। ये समझ लीजिए कि उत्तरदायित्व एक बड़ा गोला है तो जवाबदेहिता उसके अंदर एक छोटा गोला है, ठीक है, ऐसा समझिए। उत्तरदायित्व का स्वरूप नैतिक होता है, मैंने बोला ये कानूनी रूप से इस तरह से बाध्य नहीं होता है, जबकि जवाबदेहिता का स्वरूप क्या होता है, कानूनी होता है। कानूनी कैसे कि यदि आप ऊपर के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दे रहे हो तो वो आपके ऊपर एक्शन भी ले सकता है और आपको वो हटा भी सकता है। उत्तरदायित्व की विस्तृत अवधारणा होती है, जबकि जवाबदेहिता उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक अवधारणा होती है। मैंने क्या बोला, ये उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, ये उत्तरदायित्व होता है और ये जवाबदेहिता होती है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत होता है। यही चीज यहां पर बोल रहा है कि इसके अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों के प्रति होता है। उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, मतलब उत्तरदायित्व ऐसा नहीं है कि एक को दूसरे को ट्रांसफर कर दो, जबकि जवाबदेहिता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अब पारदर्शिता की बात कर लेते हैं कि पारदर्शिता क्या होती है। सामान्य शब्दों में आप ऐसा समझ लीजिए कि जनता तक पहुंच, ठीक है ना, जो रीच होती है जनता तक, वो पारदर्शिता होती है कि जनता को किसी भी मैटर पर सरकार या शासन प्रशासन के बारे में, जो शासन प्रशासन कर रहा है उसके बारे में कितनी जानकारी है। जितनी अधिक जानकारी होगी उतना अच्छा पारदर्शिता पूर्ण वो माना जाता है, क्या, शासन और प्रशासन माना जाता है, ठीक है। अब इसको हम शब्दों में पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, शब्दों में होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता एक बुनियादी मूल होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार सरकारी नीतियों और निर्णयों में खुलेपन को दर्शाता है। खुलेपन का मतलब वही है कि आप जनता के लिए कितना क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें जनता को पता होनी चाहिए। शासन और प्रशासन के अंतर्गत लिए जाने वाले निर्णय, क्रियाकलापों, विकास योजनाओं पर खर्च और उसकी प्रगति की जानकारी आदि से संबंधित सूचना तक जनता की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। जो रीच होती है ना जनता की, वो शासन या प्रशासन जनता के लिए क्या कर रहा है उसकी पहुंच बहुत अधिक जरूरी हो जाती है। तो ये पारदर्शिता कहलाता है, ठीक है। पारदर्शिता को जब हम आगे पढ़ते हैं तो शासन और प्रशासन में पारदर्शिता के लिए आवश्यक तत्व, तो यहां पर देखा जाए तो ये थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये इस तरह से लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको चीजें समझाता हूं। जब आवश्यक तत्व की बात करेंगे तो चार चीजें आती हैं। एक सूचना का अधिकार आता है, ई गवर्नेंस आता है, सिटीजन चार्टर आता है और सेवोत्तम होता है। ये अधिनियम है 2005 में। सूचना का अधिकार, यदि जनता किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहती है तो सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकती है। शासन प्रणाली करने में उत्कृष्टता संबंधित कोई भी बात इसके अंतर्गत जनता शासन या प्रशासन से मांग सकती है। ई गवर्नेंस क्या है, सरकारी कार्य हेतु होता है और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। आप देखिए, जब आप कोई अपना टैक्स देते हैं किसी भी तरह का, ठीक है ना, तो आप सीधे जाके ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक पारदर्शिता का बहुत बड़ा माध्यम वर्तमान समय में बना हुआ है, ठीक है। अब जब हम सिटीजन चार्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वादा किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि जितना समय हमने आपसे मांगा है किसी काम को करने के लिए वो काम हम सही समय पर करेंगे, ठीक है ना। सामान्य शब्दों में होता है। तो इसमें वही लिखा है कि जन सेवाओं से संबंधित विभागों हेतु और जन सेवाओं को जनता हेतु बनाना, ये कहलाता है। और सेवोत्तम का मतलब क्या होता है, जन सेवा, कि सेवा को किस तरह से उत्तम बनाया जाए उसके लिए जो कार्य किया जाता है। तो इस हिसाब से शासन प्रशासन में पारदर्शिता के आवश्यक तत्वों में चार चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों है शासन प्रशासन में। तो पहला, सक्रिय नागरिकता की संकल्पना का विकास करने के लिए। सक्रिय नागरिकता का मतलब क्या है कि शासन और जनता के बीच में जो एक संबंध होता है, ठीक है ना, उस चीज को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता आवश्यकता है, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि शासन प्रशासन के साथ जनता शासन प्रशासन पर विश्वास करे और इसी तरह जनता पर विश्वास कौन करे, शासन प्रशासन। तो ये सक्रिय नागरिकता आवश्यक हो गया। लोकतांत्रिक संकल्पना का मतलब ये है कि पूरे शासन प्रशासन का राजा कौन होता है, जनता होता है।
उसके लिए पारदर्शिता आवश्यक है कि जब राजा को ही नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या काम किया जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था का क्या मतलब। तो लोकतांत्रिक संकल्पना वहां महत्वपूर्ण हो जाती है। नौकरशाही में भावात्मक बुद्धि, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। संगठन स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए एक संगठन दूसरे संगठन पर नजर रखेगा, इसीलिए हायरार्की होती है कि काम व्यवस्थित चले तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, ठीक है ना, ताकि काम ढंग से हो। विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए पारदर्शिता होती है। यदि पारदर्शिता में भ्रष्टाचार हो गया तो अपने आप काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम जब कि नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तो सबसे पहले नैतिक दुविधा के बारे में जानेंगे, क्योंकि नैतिक तर्क जो है वो नैतिक दुविधा का क्या है, समाधान है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब नैतिक दुविधा आती है उससे कैसे बाहर निकला जाए, तो नैतिक तर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम जो पढ़ने का क्रम रखेंगे कि पहले नैतिक दुविधा के बारे में जानते हैं। यह एक मानसिक द्वंद्व होता है, ठीक है। उसके अलावा जिसमें किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक विकल्पों में किसी एक का चयन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कभी कभी बहुत ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां पर आपका पारिवारिक कर्तव्य और आपका प्रशासनिक कर्तव्य, ठीक है ना, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। वहां पर आपके सामने असमंजस की स्थिति बन जाती है कि किसको महत्व दिया जाए, ठीक है ना। तो ये कहलाती है नैतिक दुविधा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी आपके पास आ जाता है और वो आपसे कुछ ऐसी मांग करता है जो कि नियमानुसार आप उसको नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो वहां पर बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके लिए क्या सहारा लिया जाता है, किसी एनजीओ को बोल दिया गया कि भाई आप इसकी सहायता ले लो, इसके लिए कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम इसकी सहायता कर सकें। उसके पास प्रत्येक विकल्प का समर्थन करने वाले नैतिक कारण होते हैं, ठीक है। यदि नैतिक दुविधा बनी हुई है और उन दो विकल्पों में से आप एक विकल्प चुनेंगे तो उसका एक निश्चित कारण होना चाहिए कि आप इसको क्यों चुन रहे हैं, क्यों महत्व दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी विकल्प को चुनने के बाद संतुष्ट का भाव नहीं मिलता है, मन में मतलब एक खटक जरूर रहेगी कि यार उसका भी करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करते, हमारे हाथ में नहीं था वो चीज, ठीक है। तो नैतिक दुविधा उसमें भी बनी रहेगी जब आप परिणाम को प्राप्त कर लेंगे फिर भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक उदाहरण मैंने बताया पारिवारिक कर्तव्य और पदीय कर्तव्य के बीच में। यहां पर एक एग्जांपल ऐसा मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसको अपने माँ का इलाज करवाना है, ठीक है। एक चीज ये हो गया, माँ का इलाज, माँ बहुत बीमार है, उसको इलाज कराना है, एक हो गया, ये पारिवारिक कर्तव्य हो गया। और वहीं पर पदीय कर्तव्य ये है कि ये उसी समय यदि कोई आए और आपको भ्रष्टाचार करने के लिए कहे कि आप इतना पैसा ले लो, तो थोड़ा सा नैतिक दुविधा आपके मन में बनेगी कि यार मैं पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करा लूं या नहीं करा लूं, ठीक है ना। वो बात अलग है कि जो ईमानदार आदमी होगा वो हमेशा पदीय कर्तव्य के साथ जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए कि वो अपने पदीय कर्तव्य के साथ जाए, और रूल्स रेगुलेशन यही कहते हैं, और आपका जो अंतरात्मा है वो यही जवाब देना चाहिए कि हम इससे घूस ना लें, क्योंकि माँ के इलाज की व्यवस्था किसी ना किसी तरीके से की जा सकती है। इसके लिए या तो हमारा दोस्त मदद कर सकते हैं, हमारे परिवार के लोग, तो इसका ऑप्शन है। लेकिन यदि आपने एक बार घूस ले लिया और आपके वो चरित्र में उतर गया, ठीक है ना, वो आपके एटीट्यूड में आ गया, तो उसको बदलना काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो नैतिक दुविधाओं की स्थिति को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा भाग में आपको बता रहा हूं, व्यक्तिगत लाभ और नैतिक विकल्प, ठीक है। व्यक्ति अपने फायदेमंद विकल्प को चुने या उसे चुने जो उसके लिए फायदेमंद तो नहीं है लेकिन नैतिक है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्तिगत लाभ और नैतिक विकल्प, मतलब नैतिक रूप से वो सही नहीं होता है जो आप करने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, नैतिक विकल्प को अपनाना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि आप नैतिक विकल्प को महत्व दीजिए। ये जब आप केस स्टडी में भी करेंगे ना, तो इस तरह की दुविधाओं से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमेशा आप इस तरह के विकल्पों में नैतिक विकल्प के पक्ष में अपनी बात कहिए, ठीक है। विभिन्न नैतिक मूल्यों में दुविधा, कभी करुणा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि एक ऐसा गरीब आया कि जो नियम कायदे में प्रावधान नहीं है कि आप उसको चावल दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको चावल या रहने के लिए घर दिलवाओ। तो यहां पर करुणा और कर्तव्य निष्ठा यही है कि जो आपको ऊपर से योजनाओं के संबंध में
चीजें बोली गई हैं आप केवल उतना ही अपने कर्तव्य में उतार सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसकी बुरी स्थिति को देख के आपके मन में करुणा आ गया, ठीक है ना, तो यहां पर कर्तव्य निष्ठा को आपको महत्व देना होगा, ना कि करुणा को। क्यों? करुणा के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि किसी एनजीओ से बात कर सकते हो और उसकी मदद करवा सकते हो, इतने सारे एनजीओ खुले हुए हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि शहर के जो बड़े आदमी हैं उनसे कह के, मतलब आप नागरिक की सहायता से इससे निपट सकते हो, करुणा से। लेकिन कर्तव्य निष्ठा में ऐसी कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास जो विकल्प है उसी के अंतर्गत आपको काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो तीसरा विकल्प है हमारे सामने है वो मिश्रित दुविधा का होता है। मिश्रित दुविधा क्या होती है? ऐसी दुविधा जहां दोनों विकल्पों में नैतिकता का प्रश्न हो और दोनों व्यक्तिगत लाभ से संबंधित हो। नैतिकता का प्रश्न ऐसा हो सकता है कि समझ लीजिए कि आपका कर्मचारी जिसे आप बहुत चाहते हैं और वो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है, ठीक है ना, तो यहां पर नैतिकता का प्रश्न आ गया कि अब उसके खिलाफ काम किया जाए या नहीं किया जाए, ये एक दुविधा आपके मन में बन जाएगी। लेकिन यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हमेशा आप एक्शन लीजिए कि हाँ उसके खिलाफ काम किया जाए, क्योंकि उसने अभी पहली बार किया है। वो बात अलग है कि उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाए, ठीक है ना, लेकिन भ्रष्टाचार यदि उसने किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए, ये आपका स्टैंड होना चाहिए। केस स्टडी में जब पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीजों से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को निम्नलिखित दुविधा का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सरकारी सेवाओं में कार्यरत है उन्हें निम्नलिखित दुविधाओं से निकलना पड़ता है। अब कौन कौन सी दुविधाएं हैं ये आप दिमाग में एक बार रख लीजिएगा। जो केस स्टडीज होती है ना उसमें कम से कम इसी तरह के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जहां दुविधा रहेगी। जैसे पहले, कार्यालय की संपत्ति का व्यक्तिगत हित में प्रयोग करूं या नहीं करूं, एक दुविधा ये रहती है। तो इसमें आपको क्या स्टैंड लेना है कि नहीं करूं, ठीक है। उसके बाद अगर कार्यालय में कोई और व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो आगे बढ़कर उसकी शिकायत करूं या नहीं करूं, इस तरह भी केस स्टडी पूछा जाता है तो आप बिल्कुल करिए। उसके बाद रुश्वत लूं या नहीं लूं, कभी मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर अपने व्यक्तिगत काम के लिए कार्यालय से बाहर जाना पड़े तो इतने समय के लिए औपचारिक छुट्टी लूं कि नहीं लूं, बिल्कुल लीजिए, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद, इसीलिए मैंने इनको पॉइंट्स में दे दिया है कि इस तरह की यदि दुविधा से संबंधित चीजें आए तो आपको उस पर स्टैंड लेने में कोई दिक्कत ना हो। किसी सरकारी कर्मचारी कार्य के लिए अपने परिवार के किसी संबंधी को अवसर देता है और किसी योग्य व्यक्ति को नहीं देता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। आपको नैतिक रूप से जो कौशल और जो कुशल है उसी को मौका देना चाहिए, उसी को अवसर देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो निजी सेवाओं में, अभी हमने सरकारी सेवाओं में देख लिया, अब निजी सेवाओं में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है। निजी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की निम्नलिखित दुविधा का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी दुविधा का? निजी संस्था के मालिक के तौर पर अपने स्टाफ को समय से अधिक कार्य करने पर अधिक आर्थिक सुविधाएं दी जाए कि नहीं। मालिक ये सोचता है कि भाई ये हमारे लिए अधिक काम कर रहा है तो हम सुविधाएं दें कि पैसे दें कि ना दें, तो मेरे हिसाब से देना चाहिए। यदि कभी ऐसी केस स्टडी आती है जहां बोला जाए कि आप एक कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आपको इसका पक्ष रखना चाहिए। कंपनी का लाभ अधिकतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करूं या सामाजिक उत्तरदायित्व पर अधिक बल दूं, तो यहां पर आपको समन्वय पूर्ण आंसर देना होगा। मतलब अधिकतम लाभ भी आपको कमाना है और उसका बहुत थोड़ा सा भाग सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देना है। उसके बाद मालिक के तौर पर अगर दो कर्मचारियों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे महत्व दिया जाए, तो ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो वहां पर आवश्यकता के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसकी उम्र कितनी अधिक है, कितना एक्सपीरियंस वाला है, किसकी जरूरत कितनी है। यदि आपको लगता है कि ये हमारी कंपनी के बाहर जाकर भी अच्छा काम कर सकता है तो उसे महत्व देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको महत्व देने की जरूरत है जो आपकी कंपनी पर अच्छे से काम करे। फिर नैतिक तर्क के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम। मैंने आपको बोला कि नैतिक दुविधा से निकलने के लिए जो तर्क अपनाए जाते हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, वो नैतिक तर्क के अंतर्गत आते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी भी नैतिक समस्या, संशय या दुविधा के समाधान हेतु गुण दोष के आधार पर विभिन्न विकल्पों का विकास करना ही नैतिक तर्क कहलाता है। अब जो पीछे उदाहरण हमने बताया ना, उस पर भी आप ऐसा अमल कर सकते हैं कि उनमें से कौन अच्छा है वो समझकर डिसीजन ले सकते हैं। नैतिक दुविधा के समाधान हेतु
नैतिक परिस्थितियां लागू होती हैं। नैतिक परिस्थितियों के आधार पर आप नैतिक तर्क पर निर्णय ले सकते हैं। नैतिक तर्क के विकास में विभिन्न नैतिक मूल्यों के आधार पर आप नैतिक तर्क बना सकते हैं। इसके अलावा यह लोक सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी दुविधा के समाधान हेतु नैतिक तर्कों का विकास लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के आधार पर करे, ना कि करुणा वाला जो एग्जाम्पल मैंने पीछे बताया था, ना कि करुणा के आधार में। आप भले ही उस गरीब की मदद के लिए एनजीओ का सहारा ले सकते हैं, वो बात अलग है। ठीक है। नैतिक तर्क के आधार कौन कौन से हैं, मतलब नैतिक दुविधा से जब आपको बाहर निकलना है तो किन तर्कों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा काम शुभ है, कौन सा काम अशुभ है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा काम पुण्य का है, कौन सा पाप का है, कौन सा काम उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा कार्य ईमानदारी पूर्ण भरा हुआ है, कौन सा बेईमानी पूर्ण भरा हुआ है। तो ये कार्य भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर। उसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 को ही आगे बढ़ाएंगे। नैतिक में मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचार संहिता और शासन में उच्च मूल्यों का पालन। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको उतना हो सकता है मजा ना आया हो पढ़ने में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।